हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे आज आदिकाल को। ये लेक्चर नंबर 6 है आदिकाल का। हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद बरदाई के ने, और चंद बरदाई के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेवा तट पर क्या हुआ था, उसका कथानक, काव्यगत विशेषता, पदों की व्याख्या। तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर का कथानक इस प्रकार है। पहले जो काव्य वगैरह लिखे जाते थे ना, ग्रंथ लिखे जाते थे, उसे समय उनके जो होते थे तो उसे हम समय या सर्ग कहते थे। तो पृथ्वीराज रासो में टोटल 69 मतलब 69 सर्ग हैं। ठीक है, रेवा तट समय या सर्ग पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शाहबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, तो दिल्ली के राजा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, और शाहबुद्दीन गौरी था। उसका उन दोनों के बीच में ना संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था रेवा तट पर। जब शाहबुद्दीन को अपने गुप्तचरों से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा तट पर है नर्मदा नदी के, तो उसके पास ही वो एक जंगल है, वहाँ पर आखेट मतलब शिकार खेलने में व्यस्त हैं। तो वे अपनी सेना सहित पृथ्वीराज रासो पर आक्रमण कर देता है। फिर क्या होता है कि लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि शाहबुद्दीन गौरी ने आक्रमण कर दिया है, वो शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन भिन कर देते हैं और शाहबुद्दीन को बंदी बना लेते हैं। तो इसे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि इस अंश का नामकरण रेवा तट रखना सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो युद्ध का वर्णन है। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेटरत होना तथा शाहबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ इस पर पलटवार करना आदि घटना इस शंका का निराकरण कर देती हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ थी वो रेवा तट पर गए थे। ठीक है, उसके पास ही एक जंगल था, वहाँ पे वो आखेट कर रहे थे। तो इस सर्ग का रेवा तट नाम रखना बिल्कुल सही है। अब हम पढ़ लेते हैं कि रेवा तट सर्ग की कथा हुई क्या है इस कथा के अंदर। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे चामुंडे राय। ठीक है, तो चामुंडे राय के द्वारा जब देवगिरी को जीत लिया गया था, तो उनके ये जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। जैसे कि हमें पता है कि पहले के जो राजदरबारी कवि होते थे, वो अपने आश्रयदाता राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता का वर्णन किया करते थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया गया किसके द्वारा? कवियों के द्वारा। एक दिन चामुंडे राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा नदी के तट पर एरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं। एरावत हाथी कौन थे? एरावत हाथी थे इंद्र के हाथी। ठीक है, तो समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में एरावत भी था। इसे शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। तो एरावत रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने उक्त दिव्ययुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था। ठीक है, तो एरावत हाथी किसका? इंद्र का हाथी है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न मिले थे, उसमें एक रत्न था एरावत। तो उन्होंने क्या करा इंद्र ने कि इस हाथी पर को अपनी सवारी के लिए रख लिया था। तो ये एरावत हाथी बहुत ही इंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण उनकी सवारी था। ठीक है, तो जब पृथ्वीराज चौहान से चामुंडे राय ने बताया कि एरावत हाथी के समान वहाँ पर बहुत से हाथी पाए जाते हैं रेवा तट पर, तो आप रेवा तट पर शिकार खेलने चलें। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा, चंद बरदाई से, कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए? ये तो इंद्र का वाहन है, तो पृथ्वी पर कैसे आ गए? तो कवि चंद बरदाई ने उत्तर दिया कि महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। ठीक है, जो 100 योजन तक फैला हुआ है। 100 योजन कितने होते हैं? देखो, 100 योजन की दूरी जो होती है ना, 400 कोस से ज़्यादा होती है, और 400 कोस में 1200 किलोमीटर होता है। तो अगर हम 1200 को डिवाइड करें 400 से, तो समझो एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो एक वट वृक्ष है जो 1200 मतलब 100 योजन तक फैला हुआ है, यानी कि 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है वट वृक्ष। तो एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ डाली थी। तो ऋषि दीर्घ तपा थे, उनका आश्रम भी उजाड़ डाला था। तो इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांत मतलब होता है मद में अंधे हुए हाथियों को श्राप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए। तब मनुष्य ने उन्हें अपना सवारी बना लिया। ठीक है, तो वैसे तो इंद्र के सवारी थे एरावत हाथी। ठीक है, तो लेकिन फिर जो बाकी जैसे थे ना हाथी, तो उन्होंने क्या करा कि वो ऋषि के आश्रम को उजाड़ डाला। ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया। तो फिर श्राप देने के बाद मनुष्य ने हाथियों को अपनी सवारी बना लिया। तो कवि चंद ने बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर एक उन शापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता है, यानी कि वहाँ पर वो खेलता है और
झूमता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसे कहते हैं क्रीड़ा करना। तो उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे, जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। प्रीति यानी कि मतलब वो हाथियों को बहुत प्यार करते थे। कौन? पाल काव्य ऋषि। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का क्या कारण था? क्या था ऐसा जो वो ऋषि हाथियों को इतना प्यार करते थे? तो कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्मर्षि की घोर तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र डर गए। कि एक ब्रह्म ऋषि थे, वो बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, तो देवराज इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा नाम की अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथनी का श्राप दे दिया कि तुम हथनी बन जाओगी। तो एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया और जिसे उस हथनी ने खा लिया और पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। तो पालकाव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखा करते थे। पालकाव्य ऋषि और वे शापित हाथी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पालकाव्य से बिछुड़ने के कारण बहुत ही दुबले होते चले गए और उनकी दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए, यानी कि जो हाथियों का तो विशाल शरीर होते हैं ना, तो बहुत ही वो कमज़ोर हो गए। फिर पालकाव्य ऋषि वहाँ आए और उन्होंने उनकी काफ़ी सेवा की। कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हष्टपुष्ट हो गए, यानी कि फिर से तंदुरुस्त हो गए। कविचंद का हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा ही हर्ष हुआ। वो बहुत ही मतलब उत्साहित हो गए। तभी चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, क्योंकि जंगल में जाओगे तो शेर भी होंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। तो चामुंड राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर और अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है, यानी कि इतना सुंदर है दक्षिण दिशा का, वहाँ के आसपास का सौंदर्य कि जिनका वर्णन करना मतलब वर्णन भी नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। तो यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी ही। जयचंद कौन थे? देखिए, जयचंद थे कन्नौज के राजा, ओके, और वो पृथ्वीराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मोहम्मद गोरी भी पृथ्वीराज के चौहान का दुश्मन था, इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मारने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो ये क्या थे कि जो जयचंद थे, अब पृथ्वीराज चौहान को भी पता था कि जयचंद भी उन्हें पसंद नहीं करता, उनका दुश्मन है, और शाहबुद्दीन गोरी तो है ही। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो इससे जयचंद को तो ईर्ष्या होगी ही, साथ ही स्थान भी बहुत रमणीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। तो ये सोचकर चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक थे चंद पुंडीर दाहिम, ठीक है। तो उनका पत्र मिला किसको? पृथ्वीराज चौहान को, जिसमें लिखा था कि शाहबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की तरफ चल दिए। ठीक है, अब क्या होता है आगे? जब वो वहाँ पर गए तो पृथ्वीराज के सभी सामंतों ने मंत्रणा करके गोरी से युद्ध करने की घोषणा कर दी। जो भी उनके सामंत थे, मंत्री वगैरह थे, तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की और कहा कि हम गोरी से युद्ध करेंगे। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया कि भाई जो गोरी की सेना आएगी तो आप उसे रोक देना। तो गोरी ने चिराब नदी को पार किया और वहाँ उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही, उसकी सेना के जो 5 वीर थे, वीर जवान थे, उनके मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि चंद पुंडीर डर गया कि उसे लगा कि शाहबुद्दीन गोरी तो मुझे भी मार देगा। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातर मासूर खान, जो गोरी का प्रधान सेनापति था, लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर ही रह गया है। ठीक है, तो यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान को क्रोध आ गया और पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही, क्योंकि जब पहले युद्ध होता था तो नगाड़े बजाए जाते थे, तो नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना उठे, क्योंकि हाथियों के गले में ना घंटी बंधी होती थी। तो जैसे ही नगाड़े बजते थे ना, तो हाथी मतलब एकदम से रेडी हो जाते थे और उनके जो वो हिलते डुलते थे, चलना शुरू कर देते थे, तो उनके गले में बंधे हुए घंटे घनघना उठे। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर से सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। और इसमें बहुत सारे उनके वो हैं मंत्री: रावण, संभल सिंह, सोलंकी, माधवराव, गरुड़ गोविंद, पतंग, जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम, आहूट, लेखन, लोहाना आदि बहुत से वीर जो थे उनको वीरगति को प्राप्त हो गए। 4 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर थे, रघुवंशी राम, उन्होंने क्या करा? किसने? एक योद्धा गुज्जर थे पृथ्वीराज चौहान के, उनका नाम था रघुवंशी राम। उन्होंने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान और वो जो गोरी था ना, उसको हाथी पर बांधकर वो दिल्ली ले गया।
वहाँ 1 महीने 3 दिन तक पृथ्वीराज की कैद में रहा शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज की से गोरी को छोड़ने की विनती की और धन स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो मुग़ल शासक होते थे ना, वो आक्रमण कर देते थे हिंदू राजा पे, और हिंदू राजा बाद में उनको दया करके छोड़ देते थे। ठीक है, और उनके बीच में कोई वो हो जाता था कि चलो आप हमें इतना ये सब दे दो, हम छोड़ देंगे, और ये बहुत बड़ी गलती हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और उन्हें पहना उड़ाकर उनके घर भेज दिया। यही रेवा तट सर की कथा है। ठीक है, तो रेवा तट सर की कथा तो हमने पढ़ ली। अब हम इसकी थोड़ी सी काव्यगत विशेषता देख लेते हैं, उसके भाव पक्ष और कला पक्ष को। तो भाव पक्ष क्या है इसमें? तो रेवा तट का प्रधान विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है। स्पष्टतः इनका प्रधान रस क्या होगा? वीर रस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वीरता का वर्णन किया गया है। सर के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार खेलने के लिए प्रेरित करते समय कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रधान छंद भी मिलते हैं, कि शुरू में तो रेवा तट का सौंदर्य का वर्णन किया गया था ना। तो तत्पश्चात संपूर्ण सर में युद्ध का वर्णन है, सैनिकों की व्यूह रचना है, युद्ध साज सज्जा आदि का ही वर्णन मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर में वीर रस का ही प्रधान परिपाक हुआ है। चंद पूर्णि के दूत द्वारा लाए गए पत्र में गौरी की सेना के प्रति चौहान को सचेत भी किया गया था। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इतना बहुत है कि अगर पूछा जाता है कि रेवा तट की काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष क्या है, तो भाव तो है इसमें युद्ध का वर्णन करना। ठीक है, तो ये सब नहीं आएगा, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो मैं इसको स्लो करके चला रही हूँ, आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे पढ़ लेना। आगे चलते हैं। आगे है इसका कला पक्ष। कला पक्ष में की दृष्टि से रेवा तट स्पष्ट और प्रभावशाली है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्टतः सब कुछ बताया गया है। वीर रस से पुष्ट होने के कारण इस सब की भाषा ओजपूर्ण है, क्योंकि वीर रस होगा तो औज तो आएगा ना चेहरे पे। जैसे कहते हैं कि भाई अगर युद्ध के लिए लड़ने जा रहा है राजा, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव होता था। तो कवि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए अरबी, फारसी, तत्सम आदि शब्दों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये भी इसका श्लोक वगैरह है, ये पेपर में नहीं आते हैं। और साथ में पूछा गया है कि इसमें छंद कैसे हैं, तो छंदों की तो बाढ़ ही आ गई है, क्योंकि चंद बदाई के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग करते थे। तो इसमें दोहा, जिसे दोहा भी कहा जाता है, छप्पे, भुजंगी, साटक, कुंडलियाँ, कंठ, शोभा, मोतीदाम, रसावाला आदि प्राचीन छंदों का काव्य में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अलंकारों में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमान पे उपमेय की वो की जाती है। ठीक है, कि उपमान पे उपमेय की छाप होती है, कि हम क्या है तो किसी और बात के ले रहे हैं और बात हम कुछ और कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि ये इतना ही काला है जितना कि कोयला। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको डिटेल में हम अपने अलंकारों वाले एपिसोड में पढ़ेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष में ये था कि वीर रस प्रधान है, और कला पक्ष में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा छंद वगैरह इसको यूज़ किए गए हैं। अब आ गई है इसकी व्याख्या। व्याख्या में ये जो हमने पढ़ा था पूरी कथा उसी से कनेक्टेड है। तो अगर सारी व्याख्या पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और आपको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था वो हमने कर लिया। लेकिन अगर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो ज़रूरी था वो हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें भी आपको ये डिटेल में पढ़ना है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। देखिए आगे भी हो रहे हैं, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज हमने ये ख़त्म कर लिया है पूरा जो वीडियो थी हमारी। चंद बदाई के बारे में पढ़ लिया हमने, पृथ्वीराज राजों के बारे में भी पढ़ लिया, और हमने रेवा तट के बारे में भी पढ़ लिया है। और बहुत ज़्यादा डिटेल आप जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उनसे कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए अगली बार में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में अमीर खुसरो जी के बारे में। तो उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, और जो महत्वपूर्ण कृतियाँ होंगी उनको भी हम वहीं पे पढ़ लेंगे। तो जिससे अमीर खुसरो जी के बारे में जो भी पूछा जाएगा, आपकी सारी क्वारीज वहाँ से पूरी हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।